कि आप INLD के साथ थे, फिर आप इधर आ गए। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही था, INLD का कभी लीडर नहीं रहा। कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे किसान का विकास हो। हमने देखा कि फेक वोट कुछ ऐसा के चक्कर में युद्ध में जीत ही धर्म है। आपने CM को कोई चिट्ठी लिखी थी, उन ऑफिशियल्स को, उन अधिकारियों को? पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, उनके साथ पार्टी को किनारा करना चाहिए। अगर पार्टी का चीफ आपको बना दिया जाए, मुझे पार्टी का चीफ बना जाए तो आज मेरे साथ साथ दो समस्याएं आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ। इलेक्शन के बाद आपने कहा कि ये सभी वोट हमको जाटों ने ही दिए हैं। मान लीजिए आपको मौका मिले कि आप सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों पर काम करने की कोशिश करूँ। बहुत एग्रेसिव तरीके से आप पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत एग्रेसिव। गलत कोई कह रहा है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आपको लोग एंटी दलित भी कभी कभी कहते हैं क्या? मुझ पे तो एक बार ये ब्लेम भी लगा था कि शुभकरण चौधरी दिन में 3 बार दाढ़ी बनाता है। 3 चुनाव आप हारे हैं, तो दिमागी रूप से फिर से तैयार हैं? जनमन, एक ऐसा मन जो जनता का हो, लोगों का हो, लोगों के दिल की बात बाहर निकले। लोगों के दिल की बात का मतलब लीडर के दिल की बात, क्योंकि लीडर हमेशा लोगों की आवाज होता है। एक ऐसा लीडर जो अपने लोगों की आवाज बन पाए, उसके मन को मैं जनमन कह सकता हूं। लेकिन केवल ऐसे लीडर को जो वास्तव में अपने जनता की आवाज हो। इस पूरे सीरीज में, इस पॉडकास्ट सीरीज में मैं अमरेश राय अपने पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित करता हूं और उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आपके क्षेत्र में, खासकर आपके स्टेट में, आपके जनता का मन कैसा है, जन मन कैसा है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक बेहद खास व्यक्ति हैं, बेहद स्पेशल हैं, हमारे गेस्ट हैं। ये राजस्थान में एक विशेष अपना स्थान रखते हैं पूरे राजस्थान में। इनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अलग तरीके से चलने का प्रयास करते हैं, बदलाव के साथ चलने का प्रयास करते हैं। अब वो देखते हैं आज की बातचीत में कि ये कैसे बदलाव चाहते हैं और करते हैं, भविष्य की योजनाएं क्या हैं हमारे राजस्थान के लिए। इस बिंदु पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं शुभकरण चौधरी जी। स्वागत है आपका शुभकरण जी। ये हम बातचीत वास्तव में उस इंटरव्यू या जैसा कुछ नहीं होता है। हम लोग प्रयास करते हैं चर्चा एक हो कि किसी भी स्टेट के लिए, आप जैसे राजस्थान से आते हैं, तो शेखावटी की बात हो या पूरे राजस्थान की बात हो, वहाँ आपका जो योगदान रहा है वो और कैसे बेहतर हो, इसी बिंदु पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बिंदु जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, टीम रिसर्च कर रही थी, तो देखा कि आप INLD के साथ थे, फिर आप इधर आ गए। अमरेश जी, मैं INLD के साथ इसलिए था कि 2008 में भारतीय जनता पार्टी को और INLD का समझौता था, और मैं जिस विधानसभा से था, नवलगढ़, उन दिनों में नवलगढ़ का प्रधान प्रतिनिधि था, मेरे छोटे भाई की पत्नी प्रधान थी, और मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना था, और भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट मैं ही था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को समझौते में INLD को दिया था, इसलिए मुझे उस सीट पे, उस निशान से चुनाव लड़ना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी का ही था, और भारतीय जनता पार्टी ने ही मुझे कहा था कि आपको इस चश्मे के निशान से चुनाव लड़ना है। तो ये क्लियर है, ये बात समझ में मुझे आई। INLD का कभी लीडर नहीं रहा, कभी कार्यकर्ता नहीं रहा। मुझे तो चुनाव से 15 दिन पहले तय किया गया कि चूंकि हम समझौते में चले गए हैं, बहुत बढ़िया, हम आपको कमल का फूल नहीं दे सकते, इसलिए मुझे बीजेपी के ऑफिस से ही मिला था वो भी, आप जाइए और यहाँ दिल्ली से INLD का जो टिकट है वो ले जाइए और फार्म भरिए और चुनाव लड़िए। हाँ, जो सामान्य रूप से बीजेपी करती है अपने सहयोगियों के साथ, बेट था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया है। आप एक बात बताएं कि विकास जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, इस विकास से आपका कितना संबंध रहा है अपने क्षेत्र के मामले में?
मैं पूर्ण रूपेण विकास को समर्पित कार्य करता हूँ। मैंने अपनी संपूर्ण राजनीति में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं ऐसे किसान के घर में झोंपड़े से पैदा हुआ और मैंने पहले अपने परिवार का भी, गांव का, समाज का भले ही कम रहा होगा, और सबका विकास करते करते जब मुझे लगा मुझे जनता का सहयोग, जनता का सेवक बनकर विकास करना चाहिए, और उस दिन से लगातार मैं कैसे क्षेत्र का विकास हो, कैसे युवा आगे बढ़े, कैसे किसान का विकास हो, कैसे बुजुर्गों का मान सम्मान और विकास हो, इसी रास्ते पे काम कर रहा हूँ। और उस रास्ते पे काम करते हुए मैंने पंचायत समिति के माध्यम से, कृषि मंडी के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, क्योंकि मेरी राजनीति सिर्फ विधानसभा के माध्यम से शुरू नहीं हुई। मैंने पहला चुनाव पंचायत समिति के सदस्य के रूप में लड़ा, फिर मैं उदयपुर वाटिया नवलगढ़ 2 विधानसभाओं की एक ही कृषि मंडी थी, उस मंडी का चेयरमैन बना, जो सीधी के सीधा किसान से जुड़ाव था, यानी पूरा काम ही किसान से संबंधित था। हाँ। और उसके बाद में लीड बैंक जो है भूमि विकास बैंक से जुड़ा, उसका पूरे झुंझुनू जिले का चेयरमैन रहा, और मैंने ऐतिहासिक आयाम वहाँ स्थापित किए। कृषि मंडी का चेयरमैन रहते हुए किसान जब अपनी खेती करता है और पेड़, हमारे यहाँ खेजड़ी का एक पेड़ होता है, उसकी छंगाई करके किसान अपना पेट पालता है, पशुओं को पालता है। और वो ज़माना जब मैं उसका चेयरमैन था, उन ज़माने में किसान उस पेड़ पर इतना आधारित था कि उस पेड़ के फल को, लौंग को, पत्ती को बेचकर बच्चों की फीस तक भरता था। इवन उन पेड़ों के माध्यम से बच्चों की शादियां तक करता था। उस ज़माने में सरकार ने कई पेड़ों पे चढ़ के गिरने से किसान की मौत होने पर मुआवजा तय कर रखा था, लेकिन खेजड़ी जैसा महान पेड़ जो सीधा किसान से जुड़ा है, उस पर चढ़कर उसकी काटते, छंगाई करते वक्त अगर कोई किसान मरता है तो उसको पैसा नहीं मिलता था। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने राजस्थान में इस बात को बदलवाया, ये नियम बनाया कि किसान अगर खेजड़ी पे चढ़कर भी मृत्यु को ग्रसित हो जाता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और मिला। ये कैबिनेट में अंकित है। फिर मैं जब बैंक का चेयरमैन बना तो ऐसे ऐसे लोग मेरे पास किसान आते थे, क्योंकि भूमि विकास बैंक एक छोटी बैंक है, किसान को खेती पर लोन मिलता है, और मेरे समय में 5 साल में एक भी ऐसा किसान नहीं जिसका लोन हमने दिया हो और वापिस जमा नहीं हुआ हो। बहुत समझदारी के साथ किसानों को पैसा देता था, लिमिट के बियॉन्ड देता था, और सारा पैसा किसान चूँकि वापस जमा कराते थे, उनको लगता था कि हमें ईमानदारी से कि पैसा मुझे मुआवजे उस वक्त रिम्बर्समेंट के आधार पर तनख्वाह कहिए या और कोई खर्चे जो भी मिलते थे, वो सारा का सारा पैसा मैं केसरी के पास जमा करके किसानों की बेटियों की शादियों में उनकी मदद करता था। ये मेरा शुरू से ही रहा। मैं मंडी का चेयरमैन रहा तो भी मुझे लगा एक किसान गरीब है, किसी का पैसा नहीं चुका पाता, तो मैं अपनी तनख्वाह में से, अपने परिवार के यहाँ से, पर मैं शुरू से ये काम करता आया हूँ। और मैंने शपथ ली है 2005 में ही इस बात की शपथ ली कि मैं अब जीवन पर्यंत परिवार को छोड़कर जनता की सेवा करूँगा। लगातार उसमें लगा हुआ हूँ। यही कारण है कि 3 चुनाव हारने के बाद भी मैं आज भी राउंड द क्लॉक जनता के लिए समर्पित हूँ। कोई मेरे घर पे किसी वक्त भी आए, मैं उसी वक्त रात को खड़ा होकर उसके लिए काम करने को तैयार हूँ। ये तो मतलब आप जो कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या इस जो आप काम करते हैं इसका संबंध आपके उस एफिडेविट में दिखने वाले आमदनी की बढ़ोतरी से तो कहीं नहीं? मेरे परिवार का, मैंने आपसे कहा, मैं झोंपड़े से निकल के मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया, और मुझे लगा कि अब ठीक है, और अब आगे जाके के बच्चों को कुछ चाहिए तो वो करें, मुझे जनता की सेवा करनी। तो मैंने दोगले काम नहीं किए। मैंने कमाया तो अपना व्यवसाय किया, राजनीतिक क्षेत्र में मैंने काम नहीं किया। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जब जनता की सेवा करने का मन बनाया तो फिर उसके बाद मैंने व्यवसाय नहीं किया। आज मुझे ये भी नहीं पता, मेरा एक बेटा है, मेरा एक भाई है, एक भतीजा है, छोटा सा परिवार, वो लोग क्या करते हैं, मुझे इवन ये भी नहीं पता कि उनके घर में क्या हो रहा है। मैं जाता हूँ, मुझे खाना मिल जाता है, मैं कहता हूँ तो मेरे गाड़ी को डीजल मिल जाता है। मैंने उनसे ये अनुबंध कर रखा है कि मुझे मेरा जीवन भर मेरे खर्चा देना पड़ेगा, और मैं किसी की सहायता करने के लिए आपसे कुछ मांगूंगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। ये तय करके मैं निकला था, और वो बिल्कुल लागू है। व्यवसाय में क्या बढ़ रहा है वो मेरा कोई लेना देना। जिस एफिडेविट की आप बात कर रहे हैं, उस एफिडेविट से मैंने रिजाइन कर दिया, उस कंपनी से मैंने रिजाइन कर दिया। मैं उसका अब डायरेक्टर नहीं हूँ। अच्छा। मेरी कमाई की बात कहो तो आज की तारीख में मेरे पास कमाने को कुछ नहीं है। बच्चे कमाते हैं, वो अच्छा कमाते होंगे, पर मैं ही एक ऐसा पॉलिटिशियन हूँ शायद राजस्थान में
जिसके परिवार में पहले भी नहीं और मेरे बाद भी नहीं राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मुझे स्वतंत्र रूप से जिम्मा दे रखा है और मैं स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा करता हूँ। और जो कुछ खर्चा चाहिए मेरे कार्यकर्ता पर बोझ नहीं हूँ। मेरे दूध जैसे नेता कार्यकर्ताओं पे बोझ बनते हैं, लेकिन मैं बोझ नहीं हूँ। परिवार से तय कर रखा कि मुझे जितना जो कुछ भी चाहिए उतना आपको देना पड़ेगा, और वो मुझे देते हैं। उनका लॉस प्रॉफिट और एफिडेविट के बारे में चिंता न करता हूँ, न मुझे करनी है। अच्छा, 2023 में का एक वीडियो हमने देखा कि फेक वोट कुछ ऐसा के चक्कर में, वो क्या था? इंटरप्रिटेशन कुछ अलग ले रहे हैं लोग। ओके। राजनीति में देखिए, मैं पहले तो ये बताऊँ, युद्ध में और जीत ही धर्म है, ये भी एक युद्ध है। पर जब डेमोक्रेसी में हम लोग चुनाव में जाते हैं तो हर कोई व्यक्ति अपनी बात का श्रेय लेता है और दूसरे को गलत सिद्ध ठहराने की कोशिश करता है। मैंने कहा ये हुआ है मेरे साथ 18 में और 23 में, दोनों में ही फेक वोट डाल के लोग जीते हैं। मैं 400 वोट से मात्र हारा हूँ। और मैं एक नगर पालिका जिसमें मात्र 18,000 वोट हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति को, जिनकी जाति बहुल में थी, उसको 12,000 वोट मिल गए। तो भयंकर वहाँ वोटिंग की लूट हुई, फेक वोट डाले गए, पर कोई कंट्रोल कर नहीं पाए। तो मैंने लोगों से कहा, इनसे सीखो, या तो इसको रोको या इसका अनुसरण करो। इसमें क्या गलत कह दिया? मात्र फेक वोट डाल के कि कोई मेरा जीता हुआ चुनाव हरा गया और मेरे कार्यकर्ता भी उस काम को करते तो जीत मुझे भी हासिल हो सकती थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि इन लोगों को या तो रोको, नहीं रोक पाते हो तो इनके बराबर चलो। मैंने ये नहीं कहा कि आप इसमें फेक वोट डाल के चुनाव की जीत हासिल कर लो या सफलता प्राप्त कर लो। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। राइट, मैं समझ गया। लेकिन एक लाइन आपने ये बोली है, ये बड़ी अच्छी लाइन मुझे लगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से, जीत ही धर्म है। जब युद्ध में उतरे हैं तो केवल जीत, बाकी कुछ नहीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, जी, परिवार ये सब आने जाने वाले हैं, बुजुर्ग पीढ़ियां, यहाँ तो स्थायी रूप से रहने वाला है कि आपने न्याय के लिए युद्ध किया और युद्ध में जीत प्राप्त की। तो मैं तो हमेशा जस्टिस के लिए राजनीति करता हूँ, न्याय के लिए राजनीति करता हूँ, विकास के लिए राजनीति करता हूँ। और उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं तो फिर आप वो नहीं कर पाते जो आपकी मनसा है, जो आपका सोच है। जो आप 2023 में इलेक्शन के बाद आपने सीएम को कोई चिट्ठी लिखी थी कि उन ऑफिशियल्स को, उन अधिकारियों को ट्रांसफ़र किया जाए जो हमारे पक्ष में नहीं थे? ये सफ़ेद झूठ है, ये सफ़ेद झूठ है इतना बड़ा। इस बात की बहुत बड़ी चर्चा हुई। वो मेरे हस्ताक्षर फेंक है, वो चिट्ठी फेंक है, लेटर पैड जरूर लिया हो गया। लेटर पैड कंप्यूटर में तैयार होती हैं, आप लोग जानते हैं जी। मेरा जितना तारतम्य प्रशासन के साथ है और मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर काम करता हूँ, मैं गलत बात पे थोड़ा सा नाराज़ भी होता हूँ, अपना गुस्सा व्यक्त भी करता हूँ, मेरे स्वभाव में भी है। मैं गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी जिले में आज से नहीं, जब से मैंने जनसेवा शुरू की है तब से अधिकारी हमेशा मेरे पक्ष में रहे हैं, क्योंकि मैं गलत प्रेशर किसी पर नहीं डालता, अनइवन एडवांटेज किसी से नहीं लेना चाहता। कभी कोई बात ऐसी जो मेरे को अधिकारी कहता है ये बात नियमानुसार नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, मैं उस पर चुप रहता हूँ और उनको कहता हूँ कोई बात आप नियम के अनुसार काम करिए। तो अधिकारी मुझे कहाँ से मदद करेंगे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा भारतीय जनता पार्टी की का कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मदद नहीं करता तो उन लोगों के बारे में आपको सोचना चाहिए। बाकायदा लिख के भी दिया था और आज भी बेबाक रूप से मन कहने के लिए तैयार हूँ कि जो लोग पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उनके साथ पार्टी को किनारा करना चाहिए। अधिकारियों के लिए नहीं, अधिकारियों की बात नहीं थी, मैंने बोली नहीं। मैंने ये कहा जो मोदी जी को पसंद नहीं करता, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता और हमारा कार्यकर्ता बनकर हमारा लाभ उठाना चाहता है, पार्टी की सारी चीज पदों का लाभ उठाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन नहीं दबाना चाहता, ऐसे लोगों के बारे में आप सावचेत रहें। ये चिट्ठी मैंने लिखी थी। तो फिर ये तो ठीक ही था, बिल्कुल तो सबको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शेखावाटी में 3 सीटें आती हैं, सीकर, झुंझुनू, चूरू। लोगों ने कहा चूरू की सीट गलत दी गई कि कसमा की राम सिंह कसमा के पुत्र की टिकट काट दी गई, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पता नहीं झुंझुनू में 2 लाख का अंतर आएगा, 1.5 लाख का अंतर आएगा। मैं तो 17,000 से वोट से आ रहा, मेरे साथ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे तो कार्यकर्ता जिनकी टिकट कट गई, जो
भारतीय जनता पार्टी को पचा नहीं पा रहे थे, या जो मुझे नहीं पचा पा रहे थे कि आगे निकल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, एक बार विकास की धारा पे चल पड़ेगा तो फिर दोबारा नंबर ही नहीं आएगा। मैंने कहा था जिसको भी टिकट मिलती है उनके साथ हमेशा रहते आए, आगे भी रहेंगे, लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए और मैं तो मात्र 17-18 हज़ार वोट से आ रहा। ये जनता आज भी दुख व्यक्त कर रही है। हमें ये पता होता कि इतना ही फर्क है तो हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करते, हमारी वोटिंग परसेंटेज कम रह गई। और मैंने बड़े शीर्ष नेतृत्व से भी कहा था आप लोग एक आध बड़ी मीटिंग करें, पर मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, नहीं आ पाए। ऐसी एक मीटिंग केंद्रीय नेतृत्व में से किसी बड़े नेता की हो गई होती तो मैं चुनाव जीत जाता। ओहो। मेरा मार्जिन ज़्यादा कम, बहुत फर्क नहीं रहता है। मैं 18 में मात्र 3800 वोट से आ रहा, मैं 23 में मात्र 400 वोट से आ रहा, 24 में 24 नहीं 23 में ही, 24 में तो पार्लियामेंट लड़ा, वो मात्र 18,000 से आ रहा। पार्लियामेंट केवल 18,000 से ही मात्र 20 लाख वोटों में तो ये तो मुझे उसके बराबर ही वोट मिले कांग्रेस के। ऑलमोस्ट। हाँ, लगभग ही वो जी। ये अच्छा, एक बात बताएं, अगर पार्टी का चीफ आपको बना दिया जाए, मान लीजिए, तो पार्टी में क्या बदलाव आप करना चाहेंगे जिससे पार्टी एकदम बेहतरीन तरीके से चले? देखिए, किसी भी व्यक्ति की मनसा अगर साफ हो और दृढ़ निश्चय हो मुझे काम करना, तो कोई काम कोई बड़ा नहीं होता। मुझे पार्टी का चीफ बना जाए तो आज मेरे साथ साथ दो समस्याएं आ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि हम लोग हमारे यहाँ किसी भी जगह एक पद पे बैठने के बाद व्यक्ति एक तरफी बातें सुनने का आदी हो जाता है। ज्यों राजनीति में लोग ऊपर बढ़ते हैं तो कानून में भी थोड़ी सी कच्चाई आ जाती है। एक ने कहा है, पद वाले व्यक्ति ने कहा है, यही सही है, ऐसा नहीं है। मैं 35 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट राजस्थान के करीब करीब जिलों का मुझे अनुभव है, कहाँ कैसा है। तो कुछ नहीं, आप 2 जगह सुन के और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करिए, और वो मैं कर सकता हूँ। मैं प्रातः 4 बजे उठता हूँ और 5 बजे तक नहा धो के तैयार करके पूजा पाठ करके मैं अपने योग में चला जाता हूँ और 5 से 7 लगातार बरसों से योग करता हूँ। और वहाँ से आने के बाद जनता की भीड़ लगी रहती है, उसको जब तक वो नहीं जाती तब तक उनको सुनता हूँ। ये काम राजस्थान के हर जिले में, हर विधानसभा में जाके अगर मुखिया कर ले और वहाँ का पता कर ले कि वहाँ क्या है वास्तविकता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टियों को दुनिया में कोई डिफीट नहीं कर सकता, उनको कोई चुनाव नहीं हरा सकता, उन पार्टियों के अंदर किसी प्रकार की कोई वैमनस्य नहीं पनप सकता, क्योंकि आपने सबकी सुनी। और ये मैं कर रहा हूँ मेरी विधानसभा में। आपको बताऊँ, मेरी विधानसभा में जब मैं रहता हूँ या सरकार रहती है, 13 से 18 में मुकदमे की संख्या जो किसान अमूमन किसानों के ज़्यादा दर्ज होते हैं 50% हो जाती है। अब भी 23 के बाद जब से चुनाव, भले ही में चुनाव हारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद कांग्रेस से 40% मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरा कम समय इस काम में लगता है। मैं दोनों लोगों को सुनता हूँ, फिर पैराइटी के अनुसार उनका फैसला करता हूँ कि कोई कौन सही है कौन गलत है, और समझाता हूँ, मानो इस बात को, तुम गलत हो, तुम सही हो, और इसके अनुसार निर्णय करो। 90% लोग इस बात को मानते हैं और वैसा ही हो जाता है। तो ये काम हम पार्टी लेवल पे भी कर सकते हैं, हम राजस्थान लेवल पे भी कर सकते हैं। कौन कार्यकर्ता गलत है, कौन कार्यकर्ता सही है, किसको क्या चाहिए, किन के आपस में मनमुटाव है, किन के आपस में वैमनस्यता है, उनको ठीक करो, साथ बैठाओ और चलाओ। राजनीति तो नाम इसी चीज़ का ही है। हम डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप दोनों पक्षों को संतुष्ट करके नहीं चलोगे तो फिर विभाजन होगा। इसलिए आपने अभी एक बात कही कि कुछ समय सत्ता में रहने के बाद लोग कान से थोड़े कच्चे हो जाते हैं कभी कभी। एक तो उनके पास समय भाव कम रहता है, और समय भाव इसलिए कम रहता है कि खुद व्यक्तिगत काम उनके कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। वरना जैसे मैं पूर्ण रूपेण जनता के लिए समर्पित हूँ, मेरे पास बहुत समय है। मैंने आपको अपनी दिनचर्या बताई, इसके बाद भी मुझे काफ़ी समय रहता है। मैं फिर गाँव में निकलता हूँ, मैं स्पेशली उन गाँव में जाता हूँ जिसका कि उस दिन या तो कोई दंगा फसाद हुआ है, या वहाँ कोई वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, या कोई थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। उस दिन उस गांव में पहुँचता हूँ। मुझे लोग कहते हैं ऐसे कोई जीता जाता है, मैंने किसको जीतना है? मुझे जीतने का शौक नहीं है, मुझे भाईचारा बनाने का शौक है। मैं जाति पाति की बातें जितनी मुझ पर एलिगेशन लगते हैं, सब बातें खत्म हैं। ये तो इसलिए लगती आई हैं क्योंकि मेरे सामने कोई दूसरी समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, वो इस बात का फायदा उठाने के लिए ये कुछ ना कुछ बोलते रहते बस। बाकी मैं हर एक साथ व्यक्ति के साथ, हर एक समाज के साथ, हर एक धर्म के साथ मेरा अच्छा सामंजस्य है। और मैं गांव में पहुंचता हूं और इस बात की चिंता नहीं करता। नेता क्या करते हैं, गांव में जाऊंगा, फिर 2 प्रकार की बातें होंगी, कोई नाराज होगा, कोई राजी होगा, मैं चला के वहां जाता हूं। कोई बात ना, आज नाराज होगा, कल राजी जरूर होगा, पर मुझे उसके घर में जाना चाहिए, उसके परिवार को समझाना चाहिए। समझाता हूँ और मुझे इसका फायदा मिलता है और सफलता प्राप्त होती है। और यही कारण है कि मेरी विधानसभा में आज झुंझुनू जिले में सबसे कम मुकदमे दर्ज होते हैं।
से कम मुकदमे दर्ज होते हैं। अच्छा। सीमाओं का, विभाजन का, रास्तों का, आपस के भेदभाव का, ये झगड़े मेरे नहीं होते। ओह, बहुत बढ़िया। तो ये एक बात शायद अफवाह रही हो, मुझे नहीं पता, कि 2024 में इलेक्शन के बाद आपने कहा कि ये सभी वोट हमको जाटों ने ही दिए हैं। ऐसा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि राजस्थान में सबसे पहली बार मेरे खुद के समाज के लोगों ने 80% मतदान अकेले मेरे को किया, जबकि मेरे सामने में मेरी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, जाट था, फिर भी 80% शीशराम जी ओड़ा एक बहुत बड़ी शख्सियत, हाँ। 6 बार MP रहे, केंद्र में मंत्री रहे, जिनको समाज ने इतना ज्यादा चाहा, उनके बेटे के सामने मेरे समाज के लोगों ने 80% मुझे मतदान किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये कहा था, जाटों ने दिए, ऐसा नहीं कहा। उल्टा कर वो उल्टा ले रहे हैं। जाटों ने 80% देने के बाद ये वोट कितने होते हैं आपको पता है? मात्र 2,80,000। तो मुझे तो 7 लाख वोट मिले हैं और मुझे 7 लाख मिले। 4,20,000 कहाँ से आए? तो बाकी ठीक है। तो मैंने ये कहा, इस समाज ने मुझे सर्वाधिक वोट दिया। ये बात तय है, क्योंकि वो तय हो जाता है, शाम को बूथ आते ही पता चलता है किस गांव में कौन सी कास्ट ज्यादा थी, वहां से कितने वोट मिले। कांग्रेस को वोट नहीं मिले, कांग्रेस को जाटों के वोट नहीं मिले। जाट भारतीय जनता पार्टी को अब देना शुरू हुआ ही है, पहले कम देते थे, लेकिन मुझे खूब अच्छी मात्रा में वोट दिए। और 80% मतदान प्राप्त करना किसी समाज का छोटी मोटी बात नहीं होती। मैंने ये कहा था, अदर कास्ट के बिना तो फिर मुझे वोट कहाँ से मिलते? तो मुझे तो 2.5-3 लाख वोट ही मिलते। आपको लगता है कि ये शब्द जो कास्ट है हम लोग यूज करते हैं, जाति, जाति की जगह समाज का यूज किया जाए सीधा सीधा? आदमी का धर्म मानवता होना चाहिए। पंडित आजकल उच्चारित कोई पूजा पाठ करते थे कि अपना गोत्र बोलिए, तो मैं हमेशा मानव गोत्र बोलता हूँ। मेरा गोत्र मानव है। मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए और समाज ही बोलनी चाहिए। ये चूंकि एक बना हुआ है वर्ड कास्ट, और ये इसको राजनीति में यूज भी लोग करते आए हैं, इसलिए मैंने कहा बाकी का समाज ही हमें इंगित करना चाहिए, वही बोलना चाहिए। वही बोलना चाहिए। अच्छा, अपने ज़िले में, मैं सिर्फ ज़िले की बात करूं, अपने ज़िले में पिछले 15 वर्षों में सबसे बड़ी समस्या अभी भी क्या बनी हुई है? मेरे जिले में सबसे बड़ी समस्या थी पानी। थी। अब चूंकि नहीं है, आज तो है। पर अब मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यमुना जल समझौता करके जो ऐतिहासिक अनुबंध हरियाणा केंद्र की सरकार के माध्यम से हरियाणा के साथ और पंजाब हिमाचल के साथ किया है, ये ऐसा ऐतिहासिक समझौता है कि अब आने वाले समय में झुंझुनू जिले में पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। आने वाले समय में मतलब कितने वर्ष? मात्र 2-3 साल में। अच्छा। अनुबंध हो चुका है, टेंडर लगने हैं। कुंभा लिफ्ट का पानी तो बरसों से हमारा सपना था, वो तो काम चालू है। मेरी विधानसभा में तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ड्रिंकिंग वाटर की जिंदगी में समस्या नहीं रहेगी, जो बहुत बड़ी समस्या थी। मेरा आधा पहाड़ी क्षेत्र है और आधा मैदानी क्षेत्र है। उस पहाड़ी क्षेत्र में पानी बिल्कुल नीचे चला गया, जल स्तर नीचे आ गया, वहाँ पीने के पानी का बचा ही नहीं था। पर वो काम तो चालू हो गया। वो तो आने वाले चुनाव में हम जब जाएंगे तो घर घर में नल के माध्यम से जल आता हुआ मिलेगा। पर यमुना का नहर का जो पानी आना है वो भी अनुबंध हो गया है। 1994 में तय हुआ था कांग्रेस की सरकार के समय, वो आज तक सरकता है। 30-32 साल बाद अब ये तोहफा हमको मिला है। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री भजन लाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। वो अनुबंध हो गया और वो पानी अब आएगा। हाँ, ये अच्छा हुआ है, ये एक बेहतरीन। इससे कितने जिले प्रभावित होंगे आपके राजस्थान के? यमुना का पानी अब धीरे धीरे पानी की व्यवस्थाएं करने लगी हैं सरकारें। ARCP से 17-18 जिले पूर्व के लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो यमुना जल है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, इससे मात्र 3 ही जिले, सीकर, झुंझुनू और चूरू, 3 शेखावटी के जिले, यही प्रभावित होंगे। अच्छा, यही लाभान्वित होंगे। केवल शेखावटी इतना ही पानी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी जगहों पर जो पानी की व्यवस्था अभी हुई है या हो रही है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी तो है नहीं, सिंचाई के लिए तो नहीं है, होता है ऑलमोस्ट। उसकी क्या स्थिति बन सकती है? मान लीजिए आपको मौका मिले कि आप सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर दीजिए 5 वर्षों में, आप क्या करेंगे? देखिए, 5 वर्षों में तो नहीं संभव है, नहीं है, पर मुझे ये मौका अगर मिले तो मैं सबसे पहले परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों पर काम करने की कोशिश करूं।
उन्होंने जो कहा था कि नदियों को जोड़ा जाए, ये काम अगर हो गया होता, आज मैं आपके सामने नहरों वाले राजस्थान का नेतृत्व करते हुए आपके सामने बैठा होता। वो हुआ नहीं। अब भी आशा है, अगर पाकिस्तान के साथ इसी प्रकार चलता रहेगा और प्रधानमंत्री जी जैसा सोच रहे वैसा रहा और ये सिंधु का पानी अगर डाइवर्ट कर दिया गया, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ आधा राजस्थान नहर के पानी से सिंचित हो जाएगा। आधे राजस्थान ये बात मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा हो जाएगा अगर हुआ तो। लेकिन हो पाएगा? मैंने पहले आपसे कहा, निश्चय दृढ़ हो और मन में बिल्कुल काम हो करने सकता है। की ठोस शक्ति, इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। लोगों ने कहा ही है, तो सब शायर ने कहा है, आसमान में भी छेद होता है तभी से एक तो पत्थर उछाला होता है। राजनीतिक नेतृत्व से लग रहा है कि स्थितियां उस दिशा में जा रही हैं। विकास की तरफ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बढ़ रहा है और इन मामलों में मैं क्या साहब, मैं भले ही कोई पक्ष का हो विपक्ष का हो, जो लोग हमको पसंद नहीं करते वो हमारे दुश्मन देशों के लोग हों, पर मैं महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ता रहता हूँ और कवियों को भी मैं सुनता रहता हूँ और उनका आत्मसात करता रहता हूँ। इसीलिए कभी परिंदा कोई नदी के किनारे बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था। कवि ने कहा, तो यूं ही क्यों जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखता है? अरे पंखों को फैला, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नहरों की फितरत है शोर मचाने की, मंजिल उसको मिलती है जो आंखों से तूफान देखता है। बहुत बढ़िया। और मेरी आदत है, जब से मैं बचपन से ही हूँ, मैं ऐसा तो बचपन से ही हूँ, मुझे ऐसा काम ये नहीं हो सकता उसको करने की इच्छा मेरी हमेशा रहती है। तो क्या नहीं हो सकता, 5 साल में भी नदियाँ जोड़ी जा सकती हैं। और आज भी, आज तो कल हालांकि बरसात हो गई, वरना राजस्थान सूखा पड़ा था और बिहार बाढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में बाढ़ आ रही थी। उन नदियों को डाइवर्ट किया जाए तो फिर राजस्थान का, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में इतना पानी आएगा कि वो पानी समाएगा ही नहीं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि पानी लेके कहाँ जाएं। तो ये नदियों की कनेक्टिविटी के बिना तो संभव नहीं है। पर समय इतना क्यों निकल गया, ये भी मेरे को थोड़ा अखरता है। मुझे भी वाजपेयी जी की सोच के अनुसार तो इसको कब का ही हो जाना चाहिए था और उन्होंने सब करके भी दिखाया। प्रधानमंत्री ग्राम से जो सड़क योजना की जो कनेक्टिविटी प्रधान वाजपेयी जी ने की, आज हर गांव में, हर किसान के घर में, खेत में कुआं है, सड़क है, आने जाने के रास्ते हैं। तो नदी भी अगर जुड़ जाती तो पानी होता। बिल्कुल, और उसी तरीके से होनी चाहिए थी। पहले नदियां बही हैं, पूरे राजस्थान के हर जिले में नदियों का बहाव था जो 12 महीने बहती थी। मेरे जिले की बैकबोन है काटली नदी, वो 6-6 महीने तक बहती थी। उस दिन मेरा जिला इतना संपन्न था। नदी वही है, नदी का क्षेत्रफल वहीं पड़ा है, रास्ता वहीं पड़ा है। उसमें कहीं से भी कोई नदी का पानी लाके डाल दिया जाए, पूरा शेखावाटी, चूरू, राजस्थान, सीकर, झुंझुनू एकदम संपन्न हो जाएगा। इसको जोड़ने की बात है, जोड़ने की बात है। तो क्या हमारे, मैं अगर कहूँ कि बीजेपी के जो चीफ हैं, जो भी 2-3-4 लोग होंगे, क्या सत्ता में रहते रहते उनके भी कान थोड़े कच्चे हुए होंगे क्या? ऐसा मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह सकता, मुझे इतना उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता है जी। पर जहाँ तक मेरी अप्रोच पहुँच है और जहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, वहाँ मैंने इस बात को देखा है कि ऐसा होता है। तो इसमें कुछ तो मतलब बदलाव की ज़रूरत है आपके हिसाब से, कि बदलाव कार्यकर्ता की पहचान होनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व जितना भी ऊपर होगा, उनको इतना तो कम से कम कर लेना ही चाहिए कि कौन जिले में, कौन विधानसभा में क्या 200-400 लोग होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक हारा हुआ जीता हुआ है। हारने वाले हमारी पार्टी के नहीं होते। हमारी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी जो जिसने प्रत्याशी की मदद करी, जिसने प्रत्याशी की मदद नहीं करी, 3 लोग ही तो होते हैं। पूरी जनता तो वोट डालने वाली है। उनमें से अगर पहचान हो जाए, किसने कमल के फूल के साथ में सहयोग किया, कौन खिलाफ में था, उनकी पहचान करके, और जिस तरह परिवार में हम लोग पनिश करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा होगा तो ठीक नहीं होगा और परिवार का हिस्सा नहीं रह पाओगे, ऐसा कर दें जो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप ही बदल जाए, फिर से स्वरूप बदल जाए। फिर ये होते ही स्वरूप बदल जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, ये कान के कच्चे वाली बात इतनी मजबूर कर देती है और जो समझाने वाले सलाहकार हैं वो कहते रहते नहीं इनका क्या भरोसा है, ये कल रहे नहीं रहे, तो फिर कोई ऑप्शन भी चाहिए। ये ऑप्शन ढूंढते ढूंढते हम लोग मूल को खो देते हैं। सहमत हूँ आपसे। शेखावटी आर्मी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, और शेखावटी की पहचान भी है और शेखावटी का सम्मान भी है इस मामले में पूरी तरह से।
तो आपको लगता है कि मतलब केवल शेखावटी उसी पर निर्भर रहे या शेखावटी को और भी कुछ मिले जिससे आगे जाए? बिना इंडस्ट्री के कोई स्टेट, कोई डिस्ट्रिक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उस ज़िले से आता हूँ जिसने देश को सबसे बड़े धन्ना सेठ दिए। बिड़ला, डालमिया, खेतान, बड़े बड़े उद्योग घराने सारे के सारे झुंझुनू जिले से आए हैं। वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ लोगों की सोच भी है, वहाँ लोग आगे बढ़ने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आप झुंझुनू जिले को दुनिया के किसी बड़े देश में चले जाइए जहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं, बिजनेस है, वहाँ शेखावटी का आदमी ज़रूर मिलेगा। वो लोग काम करना चाहते हैं, पर संसाधन हमारे यहाँ इतने कम हैं कि हम लोग, क्योंकि पानी नहीं, बिना पानी की कोई इंडस्ट्री नहीं, रेगिस्तान है, वहाँ इंडस्ट्री सरकार को डेवलप करनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यकता है। हमारा बेसिक काम खेती किसानी है। या तो बच्चा पढ़ लिख कर कोई टीचर बनता है, या सेना का जवान बनता है, या फिर शहीद होता है। आजकल हमारे बच्चे जिस प्रकार पुराने ज़माने में लोग पढ़ लिख कर और व्यवसाय करने के लिए जगह जगह जाते थे, आज हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख के गए, हमारे घर में, हर एक घर में आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट मिलेंगे, और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। आज भी मैं किसान समाज की एक ऐसी बेटी को सम्मानित करके आया हूँ, अरुंधति चौधरी, जो कोटा की, राजस्थान की रहने वाली है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बेटी है जो किसान की बेटी है और गोल्ड मेडल लेके आई है। झुंझुनू की नहीं, कोटा की लाई है। राजस्थान की चर्चा, राजस्थान की, संपूर्ण राजस्थान में वो किसान की बेटी अकेली। और मैंने उनके पिता से मुलाकात की, प्योरली किसान है, खेती पे डिपेंड है, बहुत बढ़िया। और वो जीत के आई है, और जीत के भी इंग्लैंड जैसी कंट्री जहाँ के स्पोर्ट्समैन को कितनी सुविधाएं मिलती होंगी, उसको 0-5 के मुकाबले हरा के आई है। 5 मुकाबलों में एक भी मुकाबला जीतने नहीं दिया। 5 अरे ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के 5-6 मेडल मिले हैं, लेकिन राजस्थान में सिर्फ अकेला मिला, और वो भी एक किसान की बेटी को मिला है। तो किसानों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शुरुआत हो गई है उस हिसाब से, बढ़ना चाहते हैं कॉमनवेल्थ में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं, पर थोड़ा सा संसाधन नहीं है, ये मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। ये संसाधन, आपको मौका मिले तो आप क्या संसाधन पैदा करेंगे? केवल शेखावटी की बात करें तो मैं ऐसी इंडस्ट्रियां जो कम पानी से संचालित हो सकती हैं, उदाहरण जैसे सीमेंट की फैक्ट्री, बहुत मिनरल हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे और कुटीर उद्योग हैं, जैसे हस्तशिल्प का में राजस्थान बड़ा अव्वल रहा है, इसके कारखाने। साहिब सिंह जी वर्मा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद राजस्थान में आना जाना हुआ, तो उनकी बहुत बड़ी सोच थी। मैं उस व्यक्ति के चरणों में इतना नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने एक आदर्श गांव बसाने का सपना देखा था, जिसके अंदर जाने वाले लोगों की न कोई जाति होगी, न पाति होगी, न धर्म होगा, न मजहब, किसी को पता ही नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चों को लाके वहाँ पढ़ाया जाएगा, वहीं बसाया जाएगा, वहीं वो शादियाँ करेंगे, वहीं वो रहेंगे, और वहीं वो उद्योग धंधे करेंगे, हाथ के लुहार का, सुनार का, जूते का, शिल्प का, और वो चीज़ें उम्दा किस्म की बनेंगी और बिकेंगी। पर आपस में वो उस गांव में 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग जितने रहेंगे, उनकी दुनिया यही रहेगी कि हम सब लोग एक ही समाज के हैं। वो सपना अगर पूरा हो गया होता, अकाल मृत्यु उनको नहीं आई होती, तो एक ऐसा उदाहरण स्थापित हो जाता है इस देश में कि पूरी धरती उनको मानती कि आपके बच्चे को पता ही नहीं मैं किस समाज का हूँ, किस जाति का हूँ, सिर्फ आया हूँ बचपन से, वहीं पढ़ो, वहीं आप काम करो, वहीं आपको नौकरी करनी तो नौकरी करो, लेकिन जाति का पता मत करो। ऐसे कुछ समाजों को की व्यवस्था करके और ऐसी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप की जाए, और उसमें आज के लोग सिर्फ अपना व्यवसाय में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चाहिए वो ही करते हैं। मैं अगर होता वहाँ तो भले ही प्रॉफिट कम होता, लेकिन लोकल लोग जो शेखावटी के लोग हैं उनको रोज़गार मिलता, उनको इस काम के लिए प्रेरित करके आगे सिखाया जाता। कहाँ से कोई बंगाल से आता है कि कोई बिहार से आता है, वहाँ से सीख के आते हैं, उन्हीं में अकल ऐसा नहीं है। राजस्थान के बच्चों को इस बात के लिए मोटिवेट करके आगे लाया जाता, पर अब नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रीज अपने हिसाब से काम करते हैं। पहले कोई ज़माना था जब हमारे यहाँ बिड़ला, पिलानी, डालमिया, ये लोग पाकिस्तान, लाहौर तक सीमेंट की, लाहौर पूरे देश में, भारतवर्ष में सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री लगी तो लाहौर में लगी, और मुकनगढ़ के रहने वाले मेरे झुंझुनू के डालमिया जी ने लगाई। और उस ज़माने में भी वो हमारे यहाँ से लोकल झुंझुनू से आदमी ले जाके एम्प्लॉय वहाँ काम करवाते थे।
वो भावना पैदा करने की जरूरत है, ताकि शेखावाटी के लोग जो बेरोजगार हैं, किसान जो बिल्कुल असहाय है, उनकी खेती को भी डेवलप किया जाए, ऐसी इंडस्ट्रियाँ पैदा की जाएँ, स्थापित की जाएँ, जिससे उनके बच्चे वहाँ काम करके जीवनोपार्जन कर सकें। तो आप जो पॉलिटिक्स करते हैं वो कैसा पॉलिटिक्स होता है? मैं अगर वैसी बात करूं, मतलब थोड़ा अलग प्रकार का मैं सोच रहा हूं, ये बिंदु है कि 2-3 प्रकार से अगर बात करूं तो बहुत एग्रेसिव तरीके से आप पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत एग्रेसिव, ये करना है तो ये करना है, इस दिशा में जाना है तो जाना है। दूसरा, सभी लोगों को, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, सबको मना के लेके चलना है। आप गलत हैं, कुछ भी हो। मुझे जब ये मन में बात बैठ जाती है कि बात बिल्कुल गलत कोई कह रहा है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे को मेरे सलाहकार भी, परिवार के लोग भी, मेरे वरिष्ठ जन भी ये कहते हैं कि क्या जरूरी है सच को सच बोलना। मैंने कहा फिर काम करने की जरूरत कहाँ है? जब झूठ को ही सच मानना है और अगला झूठ सच कुछ कर रहे वो ही करना है, तो फिर कानून बैठा है, बहुत से लोग इस काम के लिए बैठे हैं, पता नहीं क्यों। कई बार दुख मुझे भी होता है, इससे वोटों का नुकसान होता है। पर डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता, फिर भी पता नहीं क्यों मुझ में ऐसा खून है कि मैं गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। मैं गलत को गलत कहता हूँ, और मैं ये तो नहीं कहता कि मैं ही जो सोचता हूँ वही सच है या मैं बोलूँ वही सही है, पर कोशिश करता हूँ सच को ढूंढूं, सच के साथ खड़ा रहूं और झूठ की खिलाफत करूं। और अगले को भी आज थोड़ा सा जरूर बदलाव इतना सा किया है कि मैं पहले स्पष्ट रूप से इसको अगर नहीं तू झूठा है ऐसा नहीं, अब मैं उसको समझाने की कोशिश करने लग गया हूँ कि मानो इस बात को, ये थोड़ा सा असत्य हो सकती है, अपने को इस बात पे मंथन करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, और इससे थोड़ा फर्क पड़ भी रहा है। कार्यकर्ता कह रहे हाँ अब थोड़ा ठीक कर रहे हो आप। और मैं इसलिए ज़्यादा भी पहले उन दिनों अग्रेसिव होता था कि थोड़े ही दिन बाद वो कार्यकर्ता अगर मेरे साथ रहा था कि कहता भी था गलत तो मैं था, पर क्या करता, उस वक्त सब बात नाक का सवाल था, इसलिए मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने झूठ को भी सच करने की कोशिश की। ये ऐसे लोग मेरे कार्यकर्ता आ जाते हैं बाद में। मैं 1 बार 2 बार 5 बार जब कहता हूँ बोल सच्चाई क्या है, सच्चाई तो वही थी जो आप कह रहे थे, पर चूंकि बात का सवाल था वहाँ खड़ा हो गया, 1 बार ना बोल दिया तो कैसे हाँ करता। ये होता है, तो उसको समझा के सेट किया जा सकता है। अब समझा के सेट करने का रास्ता अपना लिया। आपको लोग एंटी दलित भी कभी कभी कहते हैं क्या? ये आज तक मेरे किसी कार्यकर्ता ने, जनता ने तो कहा नहीं है। वोटों के जो सौदागर हैं वो ये ब्लेम, वो किसी चीज का ही ब्लेम लगा सकते हैं। मुझ पे तो एक बार ये ब्लेम भी लगा था कि शुभकरण चौधरी दिन में 3 बार दाढ़ी बनाता है। ये कोई बात है? अच्छा, मेरी ब्लेड, मेरा रेजर, मेरी स्किन कितनी बार भी बनाऊं, तो वोटों के सौदागरों ने कभी कहा होगा तो भले ही। मेरे कार्यकर्ताओं में दलित भी उतने ही हैं जितने स्वर्ण हैं, गरीब भी उतनी ही हैं जितने धनवान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए दलित कोई नहीं होता। मैं दलित किसको कहते हैं? आप कास्टों से दलित नहीं होते। आपने खुद नहीं कहा कि समाज में समाज होना चाहिए, कास्ट नहीं होनी चाहिए। तो समाज पे ही अपन पाएंगे तो दलित कोई नहीं होता, कोई ना कोई गरीब होता है, कोई थोड़ा अमीर होता है। और गरीबी से निकलकर जितनी गरीबी को मैंने देखा है उतना तो जिनको आप आज दलित कहते हैं वो ही नहीं है। तो ऐसी जगह से निकलने वाला व्यक्ति कभी किसी में ऐसा भेदभाव नहीं कर सकता। और मैं जातियों पे फिर नहीं जाना चाहता, आपकी बात को आज गांठ बांध के ले जाना चाहता हूँ कि समाज ही कुछ होना चाहिए। बाकी मेरे यहाँ परिवार में खाना बनाने वाले, घर में सफाई करने वाले, हमारे साथ रहने वाले, सारे के सारे जिनको आप लोग दलित समाज समझते हैं उन समाजों के लोग हैं। और आप सोच नहीं सकते, मैं उनके लिए जब खाद्यान्न की सामग्री हम खरीदते हैं तो वो लोग जो कहते हैं कि ऐसा खाना चाहिए, वैसा प्रोवाइड करना चाहिए, वैसे खाद्यान्न की सामग्री मेरे क्षेत्र से सेलेक्ट करके उनके लिए भेजता हूँ, ताकि पूरा परिवार के वो लोग, मेरे तो बेटा बहू और पोता 3 ही लोग हैं, वो लोग तो मुश्किल से 3 चपाती खाते होंगे। मेरे घर में 20-30 क्विंटल गेहूँ साल का लगता है, और वो सारा क्षेत्र में से सेलेक्टेड किसान के यहाँ से छठ के बाद में वहाँ जाता है। मैं उनको दलित समझता होता तो फिर मैं ये काम करता। जो हम खाते हैं वही उनको मिलना चाहिए। इसलिए ये मनगढ़ंत लोग हैं, वोटों के सौदागरों की चर्चाएं हैं, ताकि किस तरह से कोई नाराज हो जाए। और फिर क्या है साहब, आज के ज़माने में लोग अपनी लाइन को लंबा करने के लिए लाइन नहीं खींचते, वो सामने वाले की लाइन काटते हैं।
सामने वाले की लाइन कटेगी तो मेरी लाइन सबसे ही लंबी हो जाएगी। मैं उनमें नहीं हूँ, मैं अपनी लाइन को खींचता रहता हूँ कि कैसे मैं सामने वाले की लाइन से इसको लंबा कर दूँ, मुझे उसकी लाइन से को देखना नहीं है, बस उससे आगे बढ़ना है। ये तो सिर्फ वोट की राजनीति में लोग बात करते हैं, बाकी सच्चाई नहीं है। आपकी बातों से अभी तक तो ऐसा ही लगा कि आप जाट समाज की राजनीति केवल नहीं करते, आप 100% न 100% समाज की की राजनीति है, न करने की इच्छा है। हम लोग सामाजिक परिवेश में इस ऐसे राजनीतिक ढांचे में ढले हैं कि डेमोक्रेसी में आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी पार्टियों को और अपने को आगे ले जाना चाहते हो तो जाति पाति का नाम ही खत्म करना पड़ेगा। जाति पाति धर्म मजहब तो उन लोगों के लिए है जो मात्र अपने अपने जातियों की, अपने अपने समाजों की राजनीति करते हैं। मैं किसी समाज का ठेकेदार नहीं हूँ और मैं प्रजातंत्र में रह के सबको साथ लेके ऐसी विधानसभाएं और ऐसी सोच लोगों में स्थापित करना चाहता हूं कि जाति पाति का जहर ही खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन उसके लिए जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट में है उन्हीं को ये काम करना पड़ेगा। मतलब हम आप जैसे लोग जो अभी गवर्नमेंट में अगर नहीं है तो उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पाएंगे जितना सरकार कर पाती है। तो और सरकार में आते ही लोगों के कान, मतलब मैं आपके हिसाब से बोल रहा हूँ उस भाषा को, कच्चे हो जाते हैं। मतलब थोड़ा कच्चा होना शुरू हो जाता है, थोड़ा कम या अधिक पर होता है, ऐसा देखा गया है, जिसके कारण परेशानी अधिक बढ़ती है, जिसके कारण वो सही बिंदु को पकड़ नहीं पाते, जिसके कारण वो अपनी मैनिफेस्टो को लागू भी नहीं कर पाते, अपने ही मैनिफेस्टो पे काम नहीं कर पाते, शायद मैनिफेस्टो को भूल जाते हैं। जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने वादा किया था, इलेक्शन के दौरान वो भी भूलना शुरू हो जाते हैं। क्या ये जो फार्मर्स लॉ, मतलब जो किसानों के कानून बने और फिर वापस हुए, इनको फिर से लागू होना चाहिए क्या? देखिए, इस बात के लिए मैं सहमत हूं कि जो आंदोलन हुआ, जिसको काला कानून बताया गया, मैं उसको काला कानून नहीं मानता। किसानों के हित की बात थी, वो भी वही बात, उसमें भी कुछ गिनती चुनती के किसान जिनका अपना नुकसान हो रहा था इस कानून से, आम आदमी का नुकसान नहीं था, आम किसान को तो फायदा हो रहा था इससे, पर वो गिने चुने लोग जिनको इस बात से नुकसान हो सके, जो मंडियों के ठेकेदार थे, जिनको मंडियों पे कब्जा था, जिनको कमीशन मिलता था, जिनको दलाली मिलती थी, मोदी जी ने वो चीज़ें बंद करने की कोशिश जब की तो उनको दिक्कत हो गई। और दिक्कत तो जनता है साहब, सारी पढ़ी लिखी भी नहीं है सारी बातों को। मेरे पिछले दिनों एक शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन की बातचीत चली। हाँ, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ऊंचे ओहदों पे पहुंच गए शेड्यूल कास्ट में, उनको समस्या आई कि हमारे छोटे बच्चों का, जो हमारे बाद तीसरी चौथी पीढ़ी है, उसका रिजर्वेशन खत्म नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने सबको बरगलाया और सबको प्रेरित करके आंदोलन करवाए। जबकि आम आदमी जो अनुसूचित जाति का था उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था, ये तय था। जिन्होंने एक बार फायदा ले लिया हटिए, और जो बचे हुए उनको आप ये फायदा दीजिए। समानता तभी आती, उत्थान तभी होता, जाति आगे तभी बढ़ती। वो हालात किसानों के साथ हुई। जो संपन्न किसान थे, जिनकी दलालियां चल रही थी, जिनकी मंडियों में सौदे चल रहे थे, जिनका मंडियों में ठेका था, उन्होंने सोचा सब कुछ खत्म हो गया तो किसान हमारे पास क्यों आएंगे, तो डायरेक्ट ही बेच देंगे, सारा मुनाफा तो आप ले लेंगे, फिर मंडियों की जरूरत कहाँ है। इसलिए जैसे दोनों ही विषयों में जो संपन्न लोग थे, उन्होंने नीचे के लोगों को समझाया और ये आंदोलन करवाया। वरना जो आयोग ने फैसला किया था और जिस प्रकार का कानून बना था वो बहुत उचित था, पर अब ठीक है, किसानों के हित नहीं लिखा हुआ था और वापस कानून में। तो इसको लाने की फिर से कोशिश होगी क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि जो समझौता किसानों के साथ पहले से ही चल रहा था और किसानों की जो मांग थी कि साहब ये सारी चीज़ें लागू हो जानी चाहिए थी, वो लागू होने के रास्ते पे थी। एक एमएसपी की गारंटी बची थी। हाँ, और बाकी तो सब ऑलमोस्ट यही हो चुका था, भाव बढ़ ही रहे हैं जी। तो जैसा
उस आयोग के माध्यम से तय हुआ था, उसको उसका 90%, 80-85% लागू हो चुका, संपूर्ण लागू हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कानून भी बनने चाहिए और बने तो ठीक ही है। संपूर्ण मतलब एमएसपी भी अगर कुछ सेट हो जाए उसमें तो मामला अच्छा बन अच्छा ही हो जाए। राइट। 3 चुनाव आप हारे हैं, जी। तो दिमागी रूप से फिर से तैयार हैं? जो लोग जीत के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बैठे उनसे ज्यादा तैयार हो। ये अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा, प्रातः 4 बजे उठना, कहीं भी रहूं, प्रतिदिन का काम है, और संपूर्ण दिन काम करना और रात को 10 बजे सोना। तब तक एक सेकंड भी निठल्ला नहीं बैठना। कोई ना कोई रचनात्मक, कोई ना कोई जनता का, कोई ना कोई किसी न किसी के भले का काम करते रहना है। और जीवन पर्यंत जब तक मेरे शरीर में रहू गर्म है और जब तक मेरे पैरों में दम है चलने का, मैं काम करता रहूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार और हारूं, मैं जनता की, मेरा हार जीत का मसला ही नहीं है। मैं जनता की सेवा करने के लिए निकल चुका और अब मुझे जीवन पर्यंत ये अंतिम सांस तक करना है, यही करूंगा। आपको अगर पूरे शेखावटी के भाई बंधुओं के लिए और राजस्थान के लिए अपनी तरफ से अगर कोई संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? मैं संपूर्ण समाज, सर्व समाज, संपूर्ण राजस्थान वासियों को, अपने भाई बहनों को, नौजवान साथियों को, सबको एक बात कहना चाहता हूं कि काम कुछ भी करो, दृढ़ मन लगाकर इच्छा शक्ति के साथ करो। एक बार जिस रास्ते पे निकलते हो तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं परिणाम क्या होगा। परिणाम के बिना सच्चाई के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। क्षेत्र चाहे व्यवसाय का हो, चाहे अध्ययन का हो, चाहे नौकरी का हो, चाहे राजनीति का हो, जो जिम्मा हमको मिलता है उसको शिद्दत के साथ निभाओ और जियो, सफलता आपके कदम चूमेगी। जनमन, अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस मन को समझने की आवश्यकता है। अभी हमारी बातों से आपको 2 बातें दिखी होंगी विशेष रूप से राजस्थान के बारे में। राजस्थान में 2 बिंदुओं पर अगर काम हो जाए, सरकार वहां की करे या सेंट्रल गवर्नमेंट करे, 2 काम। पहला, जल राजस्थान में पहुंच जाए, सिंचाई के लिए भी, केवल जल पीने के लिए नहीं, सिंचाई के लिए भी थोड़ा जल मिलना शुरू हो जाए। दूसरा, राजस्थान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां पर हम डेवलप कर सकते हैं इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री लोग समझते हैं कि राजस्थान में है, लेकिन वास्तव में है नहीं जितना होना चाहिए। केवल उन पैलेसेस तक, उन महलों तक सिमट गया है राजस्थान का टूरिज्म, जहां पर लोग विवाह के लिए, बड़े घराने विवाह के लिए वहां जाते हैं, या फिर कुछ लोग घूमने चले जाते हैं। राजस्थान के उन चित्तौड़गढ़ जैसे पैलेसेस में या उस तरह के जगहों पर जाते हैं लोग, उसे केवल घूमने के लिए, छोटी छोटी जगहों पर। लेकिन टूरिज्म क्रिएट करना अपने आप में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए वहाँ की सरकार का। वहाँ की सरकार अगर टूरिज्म करना चाहे तो ठीक गुजरात की तरह रण, कच्छ का रण तैयार हो सकता है, और बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक शानदार क्षेत्र है। उसको तैयार करके हम टूरिज्म को पूरे भारत से राजस्थान की तरफ खींच सकते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया, मेरे पास मेरे रिसर्च में कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं सिर्फ टूरिज्म के बारे में, जिस पर पूरा राजस्थान बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है। और एक तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु जो फिर से इंडस्ट्री की बात है, जहां पर अभी शुभकरण जी ने बताया, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, जो बिना पानी के काम करते हैं, बिना जल के वो इंडस्ट्री काम कर सकती है। ऐसी इंडस्ट्री को हर जिले में बढ़ावा दिया जाए, केवल शेखावटी नहीं, राजस्थान के हर जिले में बढ़ावा दिया जाए। उसको आगे लेकर के हम जा सकते हैं, जो बिना जल वाली, कम से कम जल पर जिन इंडस्ट्रीज को चलाया जा सकता है। और ये वास्तव में सरकार को ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि उसको हर जिले में आगे बढ़ाया जाए
और जो प्रोडक्शन हो उसको बाहर मार्केट किया जाए। मार्केटिंग भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो टूरिज्म की मार्केटिंग हो या फिर और इंडस्ट्री की। जनमन में आज इतना ही। शुभकरण जी के साथ अगले फिर किसी एपिसोड में मिलते हैं, किसी और बेहतरीन और क्रिएटिव व्यक्ति के साथ, जो आपकी दिशा वास्तव में, आपकी सोच की दिशा वास्तव में, आपके मन की दिशा वास्तव में, आपके जन मन की दिशा वास्तव में बदल सकता है। नमस्कार।